ट्रेन की इसी डिब्बे में मेरे सामने की सीट पर बैठी एक लाड़िचकी ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने वाली पिन है? उसने अपने बैग से एक फोन निकाला। नया सिम कार्ड खोलने के लिए पिन की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में जवाब दिया और अपने स्लिंग बैग से पिन निकालकर उसे दे दी। लड़ाडचकी ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वह फिर से इधर उधर देखने लगी। उसे बेचैनी हो रही थी। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? उसने कहा, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने उसका मोबाइल मांगा, उसने दे दिया। मैंने देखकर बताया, सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, फिर आप इस्तेमाल कर पाएंगी। लड़चकी ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने समझाया, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिव होती है। जिसके नाम से सिम ली गई है उसका नाम पूछा जाएगा, बता देना। लड़की थोड़ी घबराई सी लगी। मैंने उसे दिलासा दिया, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। वह अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, जैसे किसी चिंता में हो। मैंने विनम्रता से कहा, अगर आपको कोई कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। उसने कहा, फिलहाल नहीं थैंक्स, लेकिन ये सिम किसके नाम से है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी होगी उसी के नाम पर होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कौन सा है? उसने कहा, दिल्ली। और आपका? मैंने जवाब दिया, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं, ना ही मेरा घर है। मैंने उत्सुकता से पूछा, फिर? वह बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें मैं आज हूं। दिल्ली से तीसरी ट्रेन पकड़ दूंगी, फिर हमेशा के लिए आजाद। आजाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। ये नाजुक सी लड़ाचकी किस कैद में थी? उसने कहा, उस कैद में जिसमें हर लड़ाचकी होती है, जहां घर वाले कहते हैं, शादी कर लो, जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूं। मैंने हैरानी छिपाते हुए हंसकर पूछा, अकेली भाग रही हैं, कोई साथ नहीं है? वह बोली, अकेली नहीं, मेरे साथ कोई है। दिल्ली से अगली ट्रेन पकड़ दूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वह मिलेंगे। उसके बाद हम किसी से नहीं मिलेंगे। यह सुनकर वह मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहां? वह बोली, मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हों, या शायद बहनें भी ना हों और दो गुस्सैल बद्दे भाई हों। मैंने मजाक में कहा, मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? वह बोली, कुछ भी नाम हो सकता है, मेरा स्नेहा, रिया, नीता, कुछ भी। वह काफी बातूनी थी। थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद उसने मुझे एक टॉफी दी, जैसे स्कूल में बच्चे देते हैं। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी लेते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई? वह बोली, 58। मैंने हंसते हुए कहा, मतलब शादी की कानूनी उम्र हो गई? वह हंसी। कुछ देर में हम दोनों काफी घुल मिल गए, जैसे पुराने दोस्त हों। मैंने बताया, मेरी उम्र 35 साल है, यानी आपसे 17 साल बड़ा हूं। उसने चुटकी लेते हुए कहा, 35 में तो नहीं लगते। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, आप घर से भाग आई हैं, फिर भी आपके चेहरे पर चिंता का नामो निशान नहीं, इतनी बेफिक्र कैसे? वह मेरी तारीफ सुनकर खुश हुई और बोली, मेरे प्रेमी ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हमारे बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूं। मैंने मजाक में कहा, उसने तुम्हें अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? वह हंसकर बोली, नहीं, शायद वह भूल गया। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा प्रेमी काफी होशियार है। उसने तुम्हें अकेले घर से निकाला, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेनों का प्लान बनाया। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, मेरी शादी को 10 साल हो गए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो, मेरे फोन में उनकी तस्वीर देखकर वह बोली, हाय, कितने प्यारे। मैंने बताया,
जब मेरी बेटी पैदा हुई, मैं कुवैत में था। एक पेट्रो कंपनी में अच्छी नौकरी थी, मोटी सैलरी थी। फिर मैंने वह नौकरी छोड़ दे दी और अपने कस्बे में काम शुरू किया। लड़की ने पूछा, नौकरी क्यों छोड़ दी? मैंने कहा, जब पहली बार बेटी को गोद में लिया, लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर आया था, वापस जाना था, लेकिन नहीं गया। इधर बच्ची का बचपन बीतता, उधर मैं दुनिया को मालूम करता। ये घाटे का सौदा था। उसने पूछा, बच्चों और बीवी को साथ नहीं ले जा सकते थे? मैंने कहा, कई तकनीकी कारणों से ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझे नौकरी या परिवार में से एक चुनना था। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बद्धा होते देखने के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया। लड्ढकी बोली, वाह, बहुत इंप्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिद्दकी की ओर देखने लगा। उसने पूछा, आपने लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे? मैंने महसूस किया कि वह मेरे बारे में और जानना चाहती थी। मैंने कहा, मुझे मेरी पत्नी के पिता ने रिजेक्ट कर दिया था। उसने पूछा, रिजेक्ट क्यों? मैंने कहा, कई कारण हो सकते हैं, मेरी जाति, मेरा काम, मेरा परिवार। उसने सहमति जताई और पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने बताया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी पत्नी, जिसका नाम राधिका है, उसने कहा, भाग चलते हैं। मैंने मना कर दिया। वह 2 दिन तक जिद करती रही, लेकिन मैंने समझाया कि भागने से लड्ढे-हचके की इज्जत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पर लड्ढे-हचकी की पूरी जिंदगी पर सवाल उठते हैं। समाज में लड्ढे-हचकी को गलत ठहराया जाता है। भले ही यह नजरिया गलत हो, लेकिन समाज का यही सच है। वह सोच में पड़ हच गई। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने कहा, राधिका की सगाई कहीं और हो गई थी। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा, लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आई, लड्ढा-हचके वालों की मांगें बढ़ने लगीं। दहेज की मांग, सोने की मांग। लड्ढाके को लग्जरी कार चाहिए थी, ननद को हार। राधिका का परिवार परेशान था। फिर मैं सामने आया, परिवार को समझाया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत थी। लड्ढाकी बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वह गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो या प्रेमी की पसंद सही हो। बात यह है कि कौन ज्यादा वफादार है। उसने पानी का घूंट लिया। मैंने भी। उसने कहा, अगर हमारा फैसला गलत हो जाए तो? मैंने कहा, फैसला वही सही है जिसमें माता पिता और बच्चों दोनों की सहमति हो। मैंने आगे कहा, तुम्हें इश्क का मतलब पता है? उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो। तुमने सब छोड़ दाकर अपने प्रेमी के लिए यह कदम उठाया। यह सच्चा इश्क है। तुमने फायदा नुकसान नहीं सोचा। लेकिन तुम्हारा प्रेमी, जो 3 ट्रेनों का प्लान बनाता है, वह इश्क में नहीं, होशियारी में है। इश्क में इतनी प्लानिंग नहीं होती। मजनू पागल हो गया था। फरहाद ने पहाद्दा खोद डाला। इश्क समर्पण है, जिसमें इंसान पहले खुद को समर्पित करता है। तुमने ऐसा किया, लेकिन तुम्हारा समर्पण किसी को हासिल करने के लिए था। उसमें लालच की मिलावट है। लड्ढकी अचानक शांत हो गई। उसकी हंसी और बिंदासपन गायब हो गया। मुझे लगा मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। फिर भी मैंने जारी रखा, प्यार तुम्हारे माता पिता करते हैं। तुम्हारे जाने के बाद उनकी हालत खराब हो जाएगी। तुम्हारी माँ शायद कई दिन खाना पानी छोड़ ढह देगी, लेकिन तुम्हारा प्रेमी, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल का इश्क सिनेमा जैसा है, स्टंटबाजी, डेयरिंग और कुछ नहीं। उसका चेहरा रंगहीन हो गया। वह खामोश थी, जैसे उसका दिमाग अतीत में चला गया हो। मैंने फोन स्क्रॉल करना शुरू किया, लेकिन मेरी नजर उस पर थी। थोड़ी देर बाद उसका स्टेशन आ गया, मेरे स्टेशन से पहले। उसने बैग से कुछ निकाला और चुपचाप ट्रेन से उतर गई। मैं खिड़की से उसे देखता रहा। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, जैसे सोच में डूबी हो। ट्रेन चल पड़ी। मैंने सोचा, शायद वह अपने फैसले पर फिर से विचार कर रही थी। ट्रेन की गति धीमी हुई और आखिरकार वह स्टेशन पर रुकी, जहां उस लड्ढे-हचकी को उतरना था। मैं खिद्दीशकी से उसे देख रहा था। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, बैग कंधे पर लटकाए, जैसे कोई बद्धा फैसला लेने की उधेड़-धबुन में हो। उसका चेहरा अब उतना बिंदास नहीं था जितना बातचीत के शुरू में था। मेरी बातों ने शायद उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे चल पड़ी। मैंने आखिरी बार उसकी ओर देखा।
वह अभी भी वहीं खड़ी थी, अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े, जैसे किसी कॉल का इंतजार कर रही हो या कोई नंबर डायल करने की हिम्मत जुटा रही हो। ट्रेन अब पूरी रफ्तार पकड़ दे चुकी थी। मैं अपनी सीट पर वापस बैठ गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर के दृश्य तेजी से पीछे छूट रहे थे, जैसे उस लड़की की कहानी मेरे दिमाग में धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल कौंध रहा था, वह क्या करेगी? क्या वह सचमुच तीसरी ट्रेन पकड़कर अपने प्रेमी के पास चली जाएगी, या मेरी बातों का असर उस पर हुआ होगा? मैंने सोचा, शायद वह अपने माता पिता को कॉल करेगी, शायद वह घर लौटने का फैसला कर लेगी, या शायद वह अपने फैसले पर अडिग रहेगी, उस इश्क के लिए जिसे वह सच्चा मानती थी। मैंने अपने फोन को निकाला और अपनी बेटी की तस्वीर को फिर से देखा। उसकी मासूम मुस्कान ने मुझे सुकून दिया। मैंने सोचा, अगर मेरी बेटी कभी ऐसी स्थिति में हो तो मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा कि वह मेरे पास आए, मुझसे बात करे, अपने दिल की बात कहे। मैं चाहूंगा कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले अपने परिवार को याद करे। उसी पल मुझे उस लड़की के लिए एक अजीब सी चिंता हुई। मैंने मन ही मन कामना की कि वह जो भी फैसला ले वह उसके लिए सही हो। ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। मैं अपना बैग उठाकर उतरा। स्टेशन की भिड्डा में मैंने एक बार पीछे मुड़ कर देखा, जैसे वह लड़की कहीं दिख जाए, लेकिन वह वहां नहीं थी। वह अपनी कहानी के अगले पन्ने पर जा चुकी थी और मैं अपनी जिंदगी के अगले दिन की ओर। मैंने अपने काम को निपटाया और देर शाम घर लौट आया। राधिका ने दरवाजा खोला और मेरी बेटी दौड़कर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे गोद में उठाया और सोचा, जिंदगी कितनी अनिश्चित है। एक अनजान मुसाफिर से हुई बातचीत ने मुझे मेरे अपने फैसलों पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया था। उस लड़की की कहानी मेरे लिए खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि वह अपने लिए सही रास्ता चुन लेगी। इश्क, परिवार और समाज, इन सब के बीच वह अपनी जगह तलाश लेगी। और अगर वह कभी मेरी तरह किसी ट्रेन में किसी अनजान मुसाफिर से मिले तो शायद वह भी मेरी तरह उसे अपने अनुभव सुनाए, और शायद कोई और जिंदगी उसकी बातों से एक नया सबक सीख ले।